हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 28। फ्रेंड्स, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीजेस और साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीजेज, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार अवश्य देखें, आपको एग्जाम में अवश्य ही फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ले लीजिए अपना नोटबुक और पेन और लगाइए आपका आज का स्कोर और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितने आंसर करेक्ट बताए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, खेल संचालन व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको बताना है जो खेल संचालन व्यवस्था है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी है उत्पन्न स्थितियों का अवलोकन व नियंत्रण। ऑप्शन सी है निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण नियंत्रण देना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो खेल संचालन व्यवस्था है या फिर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना, नियंत्रण उत्पन्न स्थितियों का अवलोकन व नियंत्रण करना, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण निर्णय देना, ये सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्णयन का महत्व निम्नलिखित में एक नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल मुख्यतः एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं जिनमें नहीं है पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजिंग करने के लिए होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि आप उसका आंसर सही चूज कर सकें। तो इसमें पूछा गया है कि निर्णयन का महत्व निम्नलिखित में से एक नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है खिलाड़ियों की रुचि में वृद्धि, बी है खेल भावना का विकास, सी है स्वस्थ स्पर्धा का विकास, डी है धनवान बनना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनवान बनना। जो निर्णयन है, ऑफिशिएटिंग है, उसका जो महत्व है या कह सकते हैं उसका उद्देश्य है खिलाड़ियों की रुचि में वृद्धि करना, उसका उद्देश्य है खेल भावना का विकास करना भी उसका एक महत्व या फिर एक उद्देश्य है, या और जो स्वस्थ स्पर्धा का विकास करना भी उसका एक महत्व है और एक उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन धनवान बनना निर्णयन का कोई महत्व या फिर कोई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल संचालन व्यवस्था के सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। खेल संचालन व्यवस्था के सिद्धांत, ऑप्शन ए है नियमों का ज्ञान, ऑप्शन बी है संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन सी है सीटी का कम से कम प्रयोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन खेल संचालन व्यवस्था का के सिद्धांत हैं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक खेल संचालन व्यवस्था के लिए नियमों का ज्ञान होना, संकेतों का प्रयोग करना और सीटी का कम से कम प्रयोग आना आवश्यक है। ठीक है, ये खेल संचालन व्यवस्था यानी कि आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्णायक की मुख्य विशेषता होती है। तो एक जो निर्णायक है, ऑफिशियल है, उसकी क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है नियमों का पूर्ण ज्ञान, बी है स्वयं पर नियंत्रण, सी है निर्णायकों का आपसी तालमेल और डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो एक निर्णायक है उसको नियमों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए और वहीं निर्णायक जो होते हैं उनकी टीम जो होती है उनका आपस में तालमेल होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्णयन अधिकारी की अधिकतम आयु होनी चाहिए। जो निर्णयन अधिकारी होता है, ऑफिशियल होता है, उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष। ऑप्शन सी है 35 वर्ष, इसमें सी पहले आ गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी है 25 वर्ष। ऑप्शन डी है 55 वर्ष। ठीक है, जो निर्णय अधिकारी होता है, जो ऑफिशियल होता है, उसकी कितनी आयु होनी चाहिए अधिकतम, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 55 वर्ष। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निर्णय अधिकारी के लिए आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए? ऑप्शन ए है नियमानुसार वेशभूषा। ऑप्शन बी है साधनों से परिपूर्ण। ऑप्शन सी है नम्र एवं अच्छा आचरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक निर्णय अधिकारी के लिए जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वो है नियमों के अनुसार वेशभूषा, साधनों से परिपूर्ण और नम्र एवं अच्छा आचरण। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्णय अधिकारी के स्तर को सुधारने के लिए मुख्य उपाय है। तो निर्णय अधिकारी के स्तर को सुधारने के लिए मुख्य उपाय क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा, बी अभ्यास, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। इनमें से क्या निर्णय अधिकारी के स्तर को सुधारने का एक मुख्य उपाय है? परीक्षा, अभ्यास, मूल्यांकन या फिर सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निर्णय अधिकारी होता है उसके स्तर को सुधारने के लिए परीक्षा, अभ्यास और मूल्यांकन ये सभी एक उपाय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अच्छे कोच की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ये अब आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक योग्यताएं, बी है चारित्रिक योग्यताएं, सी है व्यावसायिक योग्यताएं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक अच्छा कोच होगा तो उसको एक अच्छा शैक्षणिक योग्यता वाला होगा, अच्छी चारित्रिक विशेषताएं उसमें होंगी और व्यावसायिक विशेषताएं भी उसमें होंगी, तभी वो एक अच्छा कोच कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छे कोच की मुख्य शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल डिग्री, ऑप्शन बी डिग्री के साथ अन्य ज्ञान, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से बताइए, एक अच्छे कोच की मुख्य शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक अच्छे कोच के लिए केवल डिग्री ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या फिर इनफ नहीं है। ठीक है, उसके डिग्री के साथ साथ उसे अन्य ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है और अभ्यास का ज्ञान होना भी उसे बहुत आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अच्छे कोच की मुख्य विशेषता होती है। अब यहाँ पर विशेषता पूछ लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है खिलाड़ी भावना, बी निष्पक्षता, सी संतुलित व्यक्तित्व और डी उपयुक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि देखने में ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लगते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक अच्छे कोच की जो विशेषता होती हैं उसमें खिलाड़ी भावना होनी चाहिए, क्योंकि एक कोच जो होता है वो कभी ना कभी एक खिलाड़ी रहा हुआ होता है, तो उसमें खिलाड़ी भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ उसे निष्पक्षता के साथ अपनी कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्लेयर के साथ कोई फेवरिज्म नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन सी इसमें जो दिया है कि संतुलित व्यक्तित्व, उसे संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, ना तो बहुत सॉफ्ट और ना ही बहुत हार्ड उसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राइमरी स्तर के लिए शारीरिक शिक्षक के लिए व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी स्तर के लिए, ठीक है, प्राइमरी स्तर के लिए शारीरिक शिक्षक के लिए व्यावसायिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 10+2 के बाद CPED, ऑप्शन बी है BA के बाद BPED, ऑप्शन सी है BA के बाद CPED या फिर ऑप्शन डी है केवल BA पास। व्यावसायिक योग्यता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो प्राइमरी स्तर के लिए एक शारीरिक शिक्षक की जो व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10+2 के बाद CPED, ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है वार्मिंग अप से क्या आशय है। ठीक है, वार्मिंग अप आप करते हैं स्पोर्ट्स से पहले। ठीक है, तो इसका क्या आशय है। ऑप्शन ए शरीर को गर्म करना, ऑप्शन बी खेल से पूर्व अभ्यास करना, ऑप्शन सी किसी कार्य को करने से पूर्व शरीर को शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी शरीर को हमेशा हिलाते डुलाते रहना। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी कार्य को करने से पूर्व शरीर व मानसिक रूप से शरीर को तैयार करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ऊष्मीकरण कितने प्रकार का होता है। ऊष्मीकरण का यहाँ पर जो मतलब है वो है आपका वार्मिंग अप से ही है। ठीक है, वार्मिंग अप जो है वो कितने प्रकार का होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने 4 ऑप्शन आपको नहीं बताए इसमें, कोई बात नहीं। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 ऑप्शन इसमें हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर जो बताया मैंने आपको ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, एक्टिव और पैसिव होते हैं। ठीक है, और दूसरे वे में अगर हम जाने तो वो भी 2 ही होते हैं। एक होते हैं आपके जनरल वार्म अप और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वार्म अप। ठीक है, तो जनरल वार्म अप जिसे हम जनरली करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स से पहले, और स्पेसिफिक वार्म अप जो होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे ही हम एक्टिव और पैसिव की बात करें तो एक्टिव में हम जो है कि किसी भी उपकरण की सहायता के बिना हम उन्हें करते हैं, और जो पैसिव होते हैं उन्हें हम उपकरणों की मदद से करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सामान्य ऊष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है हाथों और कंधों का व्यायाम, बी है गर्दन का व्यायाम, सी है कमर का व्यायाम, डी है मसल का व्यायाम। देखिए एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पर अब पूछा गया है जिसमें लास्ट में नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सामान्य ऊष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है। हाथों और कंधों का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, कमर का व्यायाम, या फिर मसल का व्यायाम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसल का व्यायाम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विशिष्ट ऊष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है। विशिष्ट ऊष्मीकरण देखिए स्पेसिफिक वार्म अप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसका कौन सा एक तत्व नहीं है, देखिए फिर से नहीं है यहाँ पर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जॉगिंग, बी है धीमी गति से दौड़ना, सी है लंबे कदम, और डी है पैर के व्यायाम। आपको बताना है कि विशिष्ट ऊष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैर का व्यायाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुकूलन से अभिप्राय है। ठीक है, आपको बताना है जो अनुकूलन है उससे क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है शरीर को खेल के अनुरूप बनाना, ऑप्शन बी है शरीर के तापक्रम को बनाए रखना, ऑप्शन सी है हृदय गति को खेल के अनुरूप बनाना, ऑप्शन डी है लगातार व्यायाम या कार्य से मांसपेशियों को उस कार्य को करने का अभ्यस्त बनाना। इनमें से क्या अनुकूलन का अभिप्राय है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, अनुकूलन से यहाँ पर तात्पर्य है लगातार व्यायाम या कार्य से मांसपेशियों को उस कार्य को करने का अभ्यस्त बनाना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अनुकूलन पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है जो अनुकूलन पद्धतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अनुकूलन की 4 पद्धतियों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। ठीक है, 4 पद्धतियां हमने बताई, उनमें से अब आपको बताना है इनमें से कौन सी उसकी एक पद्धति नहीं है। ठीक है, फिर नहीं है वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है व्यायाम, बी है प्रशिक्षण, सी है पूरक खेल, और डी है विश्राम। इजी क्वेश्चन रहेगा, आपने गेस कर लिया होगा। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिव करने की देर है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्राम। ठीक है, जो अनुकूलन की 4 पद्धतियों में से एक नहीं है वो है विश्राम, क्योंकि विश्राम के दौरान हम अनुकूलन क्रिया नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यायाम के प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, उसके कितने प्रकार होते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन बी है सॉरी इसमें सी और बी ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, व्यायाम के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, 20, 4, 3 या फिर 5।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस व्यायाम से मांसपेशियों में संकुचन और प्रासरण होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? संकुचन होता है और प्रासरण होता है। गतियुक्त व्यायाम कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी गतिहीन व्यायाम कहते हैं, ऑप्शन सी समान गति संबंधी व्यायाम कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र व्यायाम कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसे कहते हैं गति युक्त व्यायाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गतियुक्त व्यायामों यानी कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज में निम्नलिखित में किस व्यायाम को शामिल किया जाता है? ठीक है, बात हो रही है गतियुक्त व्यायामों की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज में निम्नलिखित में से किस व्यायाम को शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है स्पीड प्ले, बी है स्वतंत्र व्यायाम, सी है समान गति व्यायाम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड प्ले। ठीक है, स्पीड प्ले हम किसे कहते हैं? फार्टलेग को कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीड प्ले, या फिर यहाँ पर स्पीड प्ले के अलावा फार्टलेग लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो वो भी करेक्ट आंसर ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फार्टलेग प्रशिक्षण का विकास होता है, तो कैसे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, फार्टलेग देखिए वही वर्ड आ गया है स्पीड प्ले, ये एक स्वीडिश वर्ड है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है गति तथा सहनशीलता, बी है मांसपेशियों की सहनशीलता होना चाहिए था, यहाँ पर खाली मांसपेशियों है। ठीक है, और उसके बाद सी है दमखम, उसके बाद डी है सांस को रोकने की क्षमता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति और सहनशीलता फार्टलेग प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, फार्टलेग प्रशिक्षण किस खेल के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है? ठीक है, आपको बताना है जो फार्टलेग प्रशिक्षण है, ठीक है, वो किस खेल के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऑप्शन ए है लंबी दौड़, बी है ऊंची कूद, सी है बांस कूद, और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंबी दौड़। ठीक है, जो मैराथन दौड़, क्रॉस कंट्री दौड़ होती हैं, ऐसी दौड़ों में जो फार्टलेग प्रशिक्षण है वो अच्छा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेलों में दुर्घटनाओं का कारण होता है, जो दुर्घटनाएं खेलों के अंतर्गत हो जाती हैं तो उनका क्या कारण होता है मुख्य, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है क्रीड़ा कौशलों के ज्ञान का अभाव, ऑप्शन बी है शारीरिक अनुकूलता की कमी, ऑप्शन सी है परिपक्वता की कमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो खेल में दुर्घटनाएं होती हैं उनका कारण है क्रीड़ा कौशलों के ज्ञान का अभाव, शारीरिक अनुकूलता की कमी, और ऑप्शन सी है परिपक्वता की कमी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो है खेल दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रशिक्षण काल कितने प्रकार का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। जो प्रशिक्षण काल है वो 3 प्रकार का होता है। चलिए आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से प्रशिक्षण काल होते हैं। ठीक है, और उनकी क्या क्या अवधि होती है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में शिविर लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है शीत ऋतु, बी है वसंत ऋतु, सी है ग्रीष्म ऋतु, और डी है वर्षा ऋतु। इनमें से कौन सी ऋतु भारत में शिविर यानी कि कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम रहता है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसंत ऋतु। ठीक है, इस ऋतु में भारत में शिविर लगाने के लिए जो मौसम होता है वो सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिविर स्थल यानी कि जो कैंप एरिया है उसका चुनाव करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है शांत स्थल, बी है उपयुक्त जलवायु, सी है जंगली जानवरों से मुक्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। जो शिविर स्थल है उसका चुनाव करने के लिए हमें जो स्थल चुनना चाहिए वो शांत स्थल होना चाहिए, वहाँ की जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए और साथ ही साथ वो जो स्थल है वो जंगली जानवरों से मुक्त होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता प्रदान की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आपको पता होना ही होना चाहिए कि सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता प्रदान की। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1870 यानी कि 1870 ईस्वी में, सी है 1882 ईस्वी में, बी है 1880 ईस्वी में और डी है 1885 ईस्वी में। इसमें भी थोड़ा सा सी और बी ऊपर और एक नीचे हो गया है, बी के स्थान पर सी के स्थान पर बी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ईयर बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1882 यानी कि 1882 में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की कब हुई। क्या स्थापना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, आपको बताना है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1930 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1932 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1933 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में राष्ट्रीय या फिर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कलकत्ता की कब हुई। सॉरी, इसमें भी मिसिंग है, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, यहाँ पर स्थापना के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कलकत्ता की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1940 ईस्वी में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कलकत्ता है, इसकी स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। ठीक है, कल की वीडियो में हमने जाना था कि 1932 में ही जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसकी स्थापना भी हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो आपको याद होने ही होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो किरीडा विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पूना, बी है नासिक, सी है ठाणे और डी है भूसावल। इनमें से कहाँ पर क्रीडा विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का मुख्यालय है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूना। ठीक है, पूना में क्रीडा विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय युवा नीति कब तैयार की गई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी में यानी कि 1991 में। तो इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की गई। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है मद्रास में, सी है लखनऊ में, डी है नई दिल्ली में। इनमें से कहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। मुंबई, मद्रास, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ठीक है, जो साई है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा यानी कि एनएसएस का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1968 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1967 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष एनएसएस की स्थापना हुई या इसका शुभारंभ हुआ।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में एनएसएस की शुरुआत हुई थी या इसका शुभारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना कब शुरू की गई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1977-78 में यानी कि 1977-78 में। ऑप्शन बी है 1978-79 में। ऑप्शन सी है 1979-80 में या फिर ऑप्शन डी है 1980-81 में। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना शुरू की गई। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1977-78 में ही आपकी जो राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना थी उसका प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रीय कोचिंग योजना कब बनाई गई। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय कोचिंग योजना बनाई गई। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। 1953 में राष्ट्रीय कोचिंग योजना बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ठीक है, जनरली आपको पता ही होगा लेकिन यहाँ पर डेट के साथ पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर जो दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए है 15 मार्च 1983 में। ऑप्शन बी है 16 मार्च 1984 में। ऑप्शन सी है 17 मार्च 1985 में। ऑप्शन डी है 18 मार्च 1986 में। ठीक है, आई होप अगर आपको ईयर पता होगा तो आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर सभी ईयर अलग अलग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मार्च 1984 को। ठीक है, 16 मार्च 1984 यानी कि 1984 में साई की स्थापना हुई थी, जिसे हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कब से शुरू किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो कब से शुरू किया गया। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1985। ऑप्शन बी है 1986। ऑप्शन सी है 1987। ऑप्शन डी है 1988। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शुरू किया गया। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1985 में आपके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है शुरू किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1894 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1893 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1890 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसका जो गठन है या फिर कहें उसकी स्थापना कहें तो 1894 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कहाँ हुआ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1894 में जब इसका गठन हुआ तो कहाँ पर हुआ। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है लंदन, बी है पेरिस, सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है बोन। ठीक है, तो इनमें से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था, लंदन, पेरिस, बर्लिन या फिर बोन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, पेरिस में इस कमेटी का गठन हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी LOC का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर IOC होना चाहिए था, ये LOC यहाँ पर आ गया। LOC तो हमारा बॉर्डर है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसे हम IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी ये पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है लंदन, बी है पेरिस, सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है स्वीडन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, आपको पता ही होगा कि IOC का मुख्यालय कहाँ है। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ब्रिटिश कर्नल
सर एस बडेन पावेल ने किसका आविष्कार किया था, या कह सकते हैं कि इनमें से किसकी स्थापना या फिर इसके बारे में सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। क्या ऑप्शन ए है एनसीसी, बी है एनएसएस, सी है स्काउटिंग, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनमें से किसका आविष्कार कर्नल सर एस बाडेन पावेल ने किया था। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्काउटिंग। जो स्काउटिंग है उसका आविष्कार या फिर उसका शुभारंभ, ठीक है, जो ब्रिटिश कर्नल थे सर एस बार्डेन पावेल, इन्होंने किया था। इस नाम को भी आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, कर्नल एस बार्डेन पावेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में स्काउटिंग को कब अपनाया गया। ठीक है, स्काउटिंग, एनसीसी और एनएसएस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको बताना है कि भारत में स्काउटिंग को कब अपनाया गया। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया, ये आपको बताना है। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, 1911 ईस्वी में भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, गर्ल गाइड संगठन के 11 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझिए। गर्ल गाइड, ठीक है, स्काउट गाइड जो होता है उसमें स्काउट बॉयज़ के लिए होता है और गाइड गर्ल्स के लिए होता है। तो गर्ल्स गाइड संगठन के 11 वर्ष की कम आयु की लड़कियों को क्या कहा जाता है। ए बुलबुल, सी गौरैया, बी गौरैया, ऑप्शन सी मैना, ऑप्शन डी मोरनी। इनमें से क्या कहा जाता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलबुल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा क्वेश्चन है रंजर कंपनी क्या है। ठीक है, ये भी स्काउट से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये जो रंजर कंपनी है वो क्या है। ऑप्शन ए है 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों का ग्रुप जो होता है उसे, या फिर बी 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, सी 21 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां, या फिर डी 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 वर्ष से अधिक आयु की जो लड़कियां होती हैं स्काउटिंग में उन्हें रंजर कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्काउट के 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। ठीक है, स्काउट में जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है रंजर, बी है रोबर, सी है गेर और ऑप्शन डी है शेर। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे स्काउट में होते हैं उन्हें गेर कहा जाता है। इसका मीन्स कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, 17 वर्षों से अधिक के स्काउट के बच्चे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। जो 17 वर्ष से अधिक के स्काउट के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बुलबुल, बी बंदर, सी रोबर और डी गेर। चलिए, बंदर नहीं कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब आप बताइए कि क्या कहते हैं। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोबर। ठीक है, क्योंकि बुलबुल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, जो 11 वर्ष से कम की लड़कियाँ होती हैं, गेर के बारे में हमने आपको बताया, बंदर तो हो नहीं सकता, तो रोबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1952 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1953 ईस्वी में। आपको बताना है मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। किसके लिए किया गया, अब ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा, बी है माध्यमिक शिक्षा, सी है विश्वविद्यालय शिक्षा, या फिर डी है खेल शिक्षा। इनमें से किसके लिए मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 में किया गया था। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए, अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा है इसके लिए मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया।
4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1964 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1964 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप इसका आंसर अवश्य ही जानते होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा गया है, तो इसीलिए हमने इसको फिर से यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, इस बार भी इसकी पूछे जाने की उम्मीद है। तो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1974। चलिए, इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट द्वारा अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। ठीक है, जो नेहरू युवा केंद्र है इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 125 पैटर्न पर 125 क्वेश्चन की एक सीरीज़। ठीक है, इसमें 125 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे 3 पार्ट में, तो आप उन्हें देखना ना भूलें, जल्द ही वो सीरीज़ आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.